हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे, जिसमें हम 3 केस पढ़ चुके हैं। जब पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट से रिलीज कर दिया जाए, और फिर नेक्स्ट था पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए, और थर्ड केस था जब पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए। तो परपेंडिकुलर वाले केस में देखो, हमने पाथ देखा था, उसका सर्कुलर मोशन आया था और उसके रिलेटेड हमने काफी क्वेश्चन भी किए हैं। अब देखो, इसके आगे कैरी ऑन करते हैं। फोर्थ केस लेते हैं इसका। फोर्थ केस, तो पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो हम 0 डिग्री देख चुके हैं, और 90 डिग्री देख चुके हैं, और 180 डिग्री देख चुके हैं। 0 और 180 एक ही बात है, उसकी डायरेक्शन में फेंक दिया जाए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया जाए। अब जो एंगल लेंगे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कोई एंगल है तो उस केस में कैसा मोशन होगा उसके बारे में हमें बात करनी है। तो जैसे देखो, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और हमने पार्टिकल को यहां से फेंका है इस डायरेक्शन में किसी एंगल पर v वेलोसिटी से, थीटा एंगल पर। थीटा एंगल पर, इसको चलो एंगल अल्फा ले लेते हैं। अल्फा एंगल पर v वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। तो देखो, अब पाथ बताना है कि इस पार्टिकल का पाथ कैसा रहा होगा। तो ध्यान से देखो बेटा, वेलोसिटी के हम 2 कंपोनेंट कर लेते हैं। एक वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, दिस विल बी इक्वल टू v sin अल्फा, एंड अदर वन विल बी इक्वल टू v cos अल्फा, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो v sin अल्फा और v cos अल्फा 2 कंपोनेंट आ गए। ये जो बेटा v cos अल्फा वाला जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो इस वेलोसिटी, इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण इस मैग्नेटिक फील्ड में जो कोई फोर्स लगेगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल। तो जो q v b sin थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 0। लेकिन 90 वाले केस में ये फोर्स लगता है, और इसका जो मोशन होता है, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो इसका जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। तो देखो, इस डायरेक्शन में तो ये v cos अल्फा स्पीड से चलता चला जाएगा, लेकिन जो दूसरी डायरेक्शन की वेलोसिटी है उसको एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगी। तो देखो, ये सर्कुलर मोशन करेगा और इधर भी आगे बढ़ता हो जाएगा। तो इसका जो पाथ है बेटा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मान लो ये पार्टिकल था, तो ये ऐसा पाथ हो जाएगा। इस साइड ऐसा कैसे, देखो v ऊपर है बेटा और b इधर है, तो v क्रॉस b इनसाइड फोर्स आ गया। इसका मतलब इसका जो सेंटर होगा वो अंदर की तरफ होगा। जैसे यहां से चार्ज पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, तो v क्रॉस b इधर आ गया, तो बेटा सेंटर यहां कहीं हो गया। इसका मतलब ये जो v sin अल्फा वेलोसिटी है, ये इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे सर्कुलर मोशन कराएगी। तो इस साइड ऐसे ही एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, लेकिन साथ साथ इसके पास ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी है v cos अल्फा, जो कि कांस्टेंट रहने वाला है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो इससे क्या होगा बेटा, ये पार्टिकल आगे भी मूव करेगा। तो अब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन के साथ साथ आगे की तरफ मूव करेगा, तो देखो मोशन कुछ ऐसा होगा, इस साइड से ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये जो मोशन है कुछ इस टाइप का होगा, और ये वाली एक्सिस है। इस पाथ को बोलते हैं बेटा हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ बोलते हैं बेटा। और ये जो डिस्टेंस है, जब ये दोनों इस सेम लेवल पे होगा, तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं बेटा पिच। इसको बोलते हैं पिच। तो ध्यान रखना, इस केस में इसका जो पाथ है वो हेलिकल पाथ होगा। हेलिकल पाथ बेटा यदि मैं बताऊं तो कुछ वैसा ही होता है जैसे स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग की शेप। स्प्रिंग कैसी होती है, यहां से ऐसे घूमती हुई ऐसे ऊपर बढ़ती हुई जाती है। तो स्प्रिंग की जो शेप होती है वो हेलिकल शेप होती है। तो वैसा इस पार्टिकल का पाथ होगा। तो ध्यान से देखो, स्प्रिंग की दो जो एज होती है उनके बीच का जो गैप है हर एक दो के बीच में लगभग सेम रहेगा, और यदि अच्छी स्प्रिंग है तो सेम रहेगा। तो ये जो है उसको पिच बोला जाता है।
और एक स्प्रिंग की यदि ऐसे स्प्रिंग है, इसको ऊपर से ऐसे देखोगे तो ये सर्कुलर शेप की दिखेगी, इसकी कुछ रेडियस भी होगी। तो अब देखो वो सब बातें हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से लेके ये जो हाइट है, ये इसकी रेडियस के इक्वल होगी। तो देखो रेडियस जो है, रेडियस आर विल बी इक्वल टू, देखो ये सर्कुलर मोशन कौन सी वेलोसिटी के कंपोनेंट के कारण कर रहा है, v sin अल्फा का। तो इसका जो रेडियस में कंट्रीब्यूशन होगा वेलोसिटी का, वो सिर्फ v sin अल्फा का होगा। v स्पीड होती थी तो याद करो रेडियस होती थी mv अपॉन qb, तो यहाँ v की जगह क्या आ जाएगा, v sin अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू mv sin अल्फा अपॉन q इंटू b। ये होगी इसकी रेडियस, हेलिक्स की रेडियस। पिच की यदि बात करें, पहले पिच से पहले हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, एक रोटेशन का। ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन का रोटेशन तो पूरा करेगा। ये बात अलग है कि ये वहां से थोड़ा आगे आ चुका होगा, लेकिन ये रोटेशन ऐसे करता रहेगा बार बार। तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन जो होगा, टी, याद करो सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड होता था 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। और मैंने बताया था कि ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, चाहे पार्टिकल को धीरे प्रोजेक्ट करो, चाहे पार्टिकल को तेज प्रोजेक्ट करो, दोनों ही केस में जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यदि मास और मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो बेटा यहाँ पे देखो वेलोसिटी पूरी हो या उसका एक कंपोनेंट हो, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। और देखो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है ये, ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करेंगे पिच की, पिच ऑफ हेलिक्स। यदि इस हेलिक्स की पिच की बात करें तो बेटा इसकी जो पिच है, पिच देखो हम किसको बोल रहे हैं बेटा, पिच उस डिस्टेंस को बोल रहे हैं जो देखो यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, यहां से घूमता हुआ और वापस से इसी पोजीशन, इसी लाइन के पास में आ गया। तो ये जो एक कंप्लीट सर्कल है, इसमें जो ये डिस्टेंस चलेगा इस डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलेंगे पिच के इक्वल आएगा। तो देखो इधर की जो वेलोसिटी है वो तो v कोस अल्फा है, जो कि चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। और टाइम तो बेटा इसका टाइम पीरियड हम निकाल ही चुके हैं, तो पिच विल बी इक्वल टू v cos अल्फा इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये पिच हो जाएगी बेटा। और बेटा देखो यदि मैं इस मोशन को यदि और अच्छे से डायग्राम से रिप्रेजेंट करवाऊं तो देखो सपोज मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को मैं वाई एक्सिस ले रहा हूं, और बाहर वाले डायरेक्शन को जेड एक्सिस ले रहा हूं। ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसको जेड एक्सिस ले रहा हूं। तो देखो ये पाथ जो है, एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा रोटेट करते हैं। ये मोशन हमने इधर से देखा जब एक्स वाई प्लेन में हमें दिख रहा है, लेकिन यदि मैं इसको इधर एक्स साइड में आकर के देखूं, इस हेलिक्स को यहां से देखेंगे तो ऐसा है बेटा, इधर से आके देखेंगे तो ये मोशन कैसा होगा, देखो उसकी बात करते हैं। सपोज ये है वाई एक्सिस और ये हो जाएगी जेड एक्सिस और ये हो जाएगी एक्स एक्सिस। एक्चुअली देखो हमने क्या कर दिया, बस इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे रोटेट कर दिया 90 डिग्री से, तो जो आउट ऑफ द प्लेन था ये चला गया इधर की तरफ, वाई में कोई चेंज नहीं आएगा और एक्स आ जाएगा आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे रोटेट कर दिया। तो ये जो मोशन था बेटा कुछ ऐसा था। इस एक्स को थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, ऐसे ये x है, ये y है, ये z है, तो इसका जो पाथ है वो कुछ ऐसा होगा। ये डायग्राम समझ पा रहे हो या नहीं? चलो एक काम करते हैं, हम 2D डायग्राम बनाते हैं इसका, 2 डायमेंशनल डायग्राम। सिर्फ इसका इस साइड वाला व्यू देखेंगे, साइड व्यू। तो इसका जो साइड व्यू बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस और ऐसे बाहर की तरफ है x एक्सिस, और ये जो मोशन होगा ये कुछ ऐसा होगा, ऐसे।
v sin अल्फा, और आउट ऑफ द प्लेन जो इसकी वेलोसिटी होगी v cos अल्फा होगी। देखो हमने क्या किया है बेटा, ये रेडियस है इसकी। एक्चुअल में हुआ क्या बेटा, हमने इसको इस साइड से देख रहे हैं, जैसे ये हेलिक्स मैंने ऐसा बताया था, तो यदि मैं इस साइड से देखूंगा तो मेरे को सिर्फ एक सर्कल दिखेगा। यदि स्प्रिंग को ऐसे, स्प्रिंग जो है यदि उसको ऐसे रख के देखा जाए तो हमें एक सर्कुलर पोर्शन दिखेगा उसका, तो वही पोर्शन ये। लेकिन ध्यान से रखना दे, ये जो पोर्शन है सिर्फ हमेशा इसके इस साइड में रहेगा, इस साइड में नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने इसको ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया है, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया मैंने उसको ओरिजिन बोला हुआ है। तो ओरिजिन से प्रोजेक्ट करेंगे बेटा, तो देखो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। इस पॉइंट से मैंने ऊपर की तरफ किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया ऐसे, तो इसके दो कंपोनेंट आए, एक ऊपर की तरफ और एक इधर की तरफ। ये वाला तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो v क्रॉस b इसको इधर की तरफ सर्कुलर मोशन कराएगा। तो ये इस वाली लाइन, ये जो एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है, इससे ऐसे इधर ही रहेगा हमेशा, बस इसको टच करके जाएगा। एक्स वाली जो लाइन है इसको बार बार टच करके जाएगा, कभी इस रीजन में नहीं आएगा। क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन, ये इसका सरकमफेरेंस का पॉइंट होगा, सेंटर यहां होगा, तो सारा सर्कल जो है इसके पीछे वाले प्लेन में होगा, मतलब निगेटिव जेड प्लेन में होगा, पॉजिटिव जेड में ये बाहर नहीं आएगा। तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं हम, इस साइड से इसका पाथ ऐसा दिखाई देगा। इसके किसी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इसको पॉज करो और इसको नोट करो, फिर उसके बाद बात करते हैं। नोट कर लिया होगा बेटा? देखो बेटा, अभी हमने जो डायग्राम बनाया इसको फिर से बनाते हैं एक बार। ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये ऐसे आउट ऑफ द प्लेन एक्स एक्सिस है, और ये सर्कुलर मोशन हमें ऐसा दिखाई दे रहा है इधर। ये इसका सेंटर है। किसी टाइम पर ये पार्टिकल ऐसे आ चुका है। अब देखो दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है बेटा इसके, एक तो है जो इस सर्कुलर मोशन में आ रही है, तो सर्कुलर मोशन में जो इसकी जो स्पीड है वो सिर्फ v का साइन वाला कंपोनेंट रहेगा। जो v कोस थीटा है बेटा, वो तो इसके आउट ऑफ द प्लेन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो दो वेलोसिटी हो गई, एक इसके इधर की तरफ और एक इसमें। तो ये वाली जो वेलोसिटी आएगी इस पार्टिकल के पास, दैट विल बी इक्वल टू v साइन अल्फा। हमने कहा ये यहां से थीटा एंगल घूम चुका है, और ये जो थीटा एंगल आएगा बेटा, ये आएगा ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी। और ओमेगा देखो एंगुलर वेलोसिटी मैंने बताया था क्यू बी अपॉन एम आती है, क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। ये थीटा किसी टी टाइम में एंगल रोटेशन, कितना एंगल रोटेट करेगा उसकी बात है। ये जो है बेटा, इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस साइड में होगा और एक इस साइड में होगा। ये एंगल थीटा रोटेट करेगा तो ये एंगल भी थीटा ही आ जाएगा, क्योंकि ये थीटा रोटेट करेगा तो बेटा वेलोसिटी भी थीटा से रोटेट हो जाएगी। तो अब यदि हम बात करें वेलोसिटी की, तो v एक्स डायरेक्शन, बेटा एक्स डायरेक्शन जो आउट ऑफ द प्लेन जो वेलोसिटी आ रही थी, वो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट था? कोस अल्फा वाला। दैट विल बी इक्वल टू v कोस अल्फा। v y जो होगी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी किसी टाइम t पर, t टाइम पर देखो इस वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट आएगा ये y डायरेक्शन में होगा, तो ये होगी v साइन अल्फा कोस थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। ये वी वाई होगी, और वी जेड जो होगी वो इसका साइन वाला कंपोनेंट हो जाएगा, तो वी साइन अल्फा साइन क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। सो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है इसमें कोई चीज नहीं आएगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगी वी कोस अल्फा। लेकिन जो वाई और जेड डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट, देखो दोनों नेट जो है ये तो वी साइन अल्फा ही रहेगा, ये चेंज नहीं करेगी, लेकिन इसका जो वाई और जेड डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है वो चेंज होगा। यदि मैं वी जेड को कहूं तो बेटा ध्यान से देखो, ये आएगा ऐसे माइनस ओ। अब तुम कहोगे माइनस कहां से आया? देखो बेटा जेड डायरेक्शन ये है, इसकी जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो माइनस जेड डायरेक्शन में है, इसलिए हमने ये माइनस साइन लगाया यहाँ पे। तो नोट करने की बात ये है, नोट दैट जो वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर है, इसका जो रूट है
ये हमेशा v sin अल्फा के इक्वल ही होगा, क्योंकि इस yz प्लेन में जो इसकी नेट स्पीड है दैट विल बी इक्वल टू v sin अल्फा, ये चेंज नहीं होगा। इसका जो कंपोनेंट है y और z डायरेक्शन में वो चेंज करेंगे टाइम के साथ, लेकिन उनका जो नेट है वो v sin अल्फा रहेगा, क्योंकि v कोस वाले कंपोनेंट में तो कोई फोर्स नहीं है और v sin वाले डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। और इसका जो सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कभी भी इसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकती, तो v sin अल्फा नेट जो है वो चेंज नहीं होगी। दोनों का रिजल्टेंट तो यही होगा, इनके कंपोनेंट आपस में चेंज होते रहेंगे। ये इसकी वेलोसिटी के बारे में बातें हो गई। कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम t, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू t, आप किसी टाइम t पे कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो देखो सबसे इजी है कोऑर्डिनेट लिखना x कोऑर्डिनेट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में हमने देखा था कि ये जो पार्टिकल है ऐसे मोशन कर रहे हैं, तो x डायरेक्शन में तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v cos अल्फा कांस्टेंट है, तो t टाइम में जो x कोऑर्डिनेट जो चलेगा ये हो जाएगा v cos अल्फा इंटू t, ये तो x है। y और z प्लेन में एक सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में देखो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, ये इस t टाइम पे पार्टिकल यहां है, इसका जो बेटा ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इस y एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअल में है इसका z कोऑर्डिनेट, वो भी निगेटिव एक्सिस में, देखो प्लस z इधर है माइनस z इधर है। और बेटा ये जो है ये है इसका y कोऑर्डिनेट और ये है इसका z कोऑर्डिनेट। तो देखो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, r ये रेडियस है बेटा, r का कोस थीटा, r का साइन थीटा, तो y कोऑर्डिनेट होगा r साइन थीटा और थीटा विल बी इक्वल टू QB अपॉन m इंटू टी, और रेडियस हमें पता ही है mv साइन अल्फा अपॉन QB। तो z कोऑर्डिनेट जो होगा ये हो जाएगा बेटा ये डिस्टेंस, तो देखो ये जो लेंथ है ये r कोस थीटा है, लेकिन इसको टोटल में से माइनस करेंगे, ध्यान से देखो हमें यहां से ये लेंथ चाहिए, बल्कि जो r कोस थीटा आएगा वो ये लेंथ आएगी, हमें चाहिए ये वाली लेंथ, तो टोटल रेडियस में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो z कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू r माइनस r कोस कोस थीटा, ये z कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर, सो पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू t, r वेक्टर विल बी इक्वल टू v cos अल्फा इंटू t आई कैप प्लस ये z कोऑर्डिनेट बेटा ध्यान से कहें तो ये लेंथ है निगेटिव में आएगी, ऐसा क्यों, क्योंकि प्लस z उधर है माइनस z इधर है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है निगेटिव का आएगा और डिस्टेंस कितनी आएगी ये वाली, ये डिस्टेंस निगेटिव के कोऑर्डिनेट में आएगी, ये ध्यान रखना है अपने को। तो y कोऑर्डिनेट बन जाएगा r हो जाएगा, r रहने देता हूं, r साइन अल्फा, अल्फा हो जाए ये सॉरी ये हो जाएगा QB बाई m इंटू टी जे कैप माइनस r कॉमन आ जाएगा 1 माइनस कोस QB अपॉन m इंटू टी के कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर किसी टाइम t पर आएगा, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इसकी पोजीशन, वेलोसिटी, पार्टिकल का पाथ कैसा है, पिच क्या है, इसकी रेडियस क्या है, एवरीथिंग वी कैन फाइंड। तो ये हो गया बेटा हेलिकल पाथ के बारे में, और ये है जब मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे वेलोसिटी दी जाए इनिशियली पार्टिकल को, और वो जो एंगल है वो 0, 180 और 90 के अलावा कुछ होना चाहिए, उस केस में ऐसा है बेटा। तो इसको स्क्रीन को पोज करो और इसको कंप्लीट नोट करो, लिख लिया होगा बेटा। तो देखो बेटा ये जो केस थे ये वो केस थे जिसमें पार्टिकल के ऊपर केवल और केवल मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों यदि लग रहे हो तब क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि जब दोनों फील्ड प्रेजेंट होती हैं तो फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, इसको नेट बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो देखो
force on charged particle in both electric field एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब दोनों फील्ड हैं तब फोर्स क्या लगेगा उसकी बात करनी है। तो देखो बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है बेटा, एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे। ये जो फोर्स है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको लोरेंज फोर्स भी बोलते हैं। लोरेंज फोर्स, तो बेटा लोरेंज फोर्स जो है वो क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो बेटा ये ध्यान रखना, किसी पार्टिकल पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स है वो फ्रेम पे डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन जो नेट फोर्स है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है। नेट फोर्स, किसी चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस फ्रेम में है, नेट फोर्स को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो देखो ऐसा हो सकता है कि किसी फ्रेम से देखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कम है, और किसी केस में ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो गया, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो गया, और किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स है लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स किसी केस में हो भी सकता है, किसी केस में ना भी हो, लेकिन नेट फोर्स जो है पार्टिकल पे वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा, वो नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे सेम रहेगा, वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है। तो अलग अलग फ्रेम पे देखने पर देखो, किसी फ्रेम में हो सकता है ऐसी फ्रेम में बैठ जाए जिससे पार्टिकल की जो वेलोसिटी हमें जीरो दिखाई दे। अब उस फ्रेम में यदि बैठ के मैग्नेटिक फोर्स को देखा जाएगा तो वेलोसिटी तो उसकी क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब वो पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, जीरो। इसका मतलब वो जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन दूसरे फ्रेम में हमें देखने पे ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स है, उस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, तो दोनों का नेट जो है वो उसी केस के बराबर आएगा जो हमने पहले जीरो मैग्नेटिक फोर्स वाला केस निकाला था। नेट फोर्स चेंज नहीं होगा फ्रेम में चेंज करने पर, ये ध्यान रखना। ये है लोरेंज फोर्स। तो देखो दोनों फील्ड है तो देखो कुछ अलग चीज नहीं है इसमें, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का वेक्टर एडिशन कर दिया तो ये हमारे पास नेट फोर्स आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखो बात करते हैं हम कि जब दोनों फील्ड होती हैं तो पाथ ऑफ पार्टिकल कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड फील्ड। कंबाइंड फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, इसका सबसे पहला केस हम लेते हैं। पहले स्टार्टिंग में हम लेते हैं वी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों, सॉरी बी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और पैरेलल टू वेलोसिटी। सपोज तीनों पैरेलल, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो क्या होगा। अब देखो बेटा, ये है इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों इसी डायरेक्शन में हैं, और हमने चार्ज पार्टिकल को यहां से इधर ही प्रोजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा। अब ध्यान से देखो, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो तो हो जाएगा जीरो। तो इस केस में एफ मैग्नेटिक विल बिकम जीरो, मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बेटा दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर, क्यू इंटू ई वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स भी यही हो जाएगा, और ये फोर्स तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। यदि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और चार्ज पार्टिकल निगेटिव है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा।
तो इसका जो एक्सेलरेशन जो आएगा, एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम। तो बेटा ये जो है ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो क्यू ई बाई एम एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का नाम सुनते ही देखो हमें मोशन के तीन फॉर्मूले याद आते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वो इस केस में हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यदि हमें बात की जाए इनिशियल वेलोसिटी, मान लो इसको v की बजाय u बोल देते हैं, u, तो हम कहेंगे वेलोसिटी एट t इक्वल टू t, किसी टाइम t पर वेलोसिटी, तो हम कहेंगे v विल बी इक्वल टू u प्लस a हो जाएगा q e बाई m इंटू t, दैट विल बी वेलोसिटी। और हम बात करें डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल टू t, तो हम कहेंगे s विल बी इक्वल टू u इंटू t प्लस हाफ q e बाई m इंटू t स्क्वायर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मोशन है चार्ज पार्टिकल का बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ ज्यादा टफ चीजें नहीं है। इसको नोट करो, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लिख लिया होगा बेटा? इसके बाद देखो सेकंड, ई और बी इस बार भी पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस बार भी क्या है? पैरेलल है। लेकिन वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी जो है इनके परपेंडिकुलर है। तो फिर क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ही है मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल को जो हमने वेलोसिटी दी है वो इस साइड में है, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज है, एम मास है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे, मैग्नेटिक फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो बेटा देखो v जो है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, b इधर है, तो v क्रॉस b इनवर्ड आएगा, तो फोर्स लगेगा q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन 90। तो F मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी इंटू द प्लेन, इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन में, इंटू द प्लेन आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो ये Q इंटू ई होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इधर ही लग जाएगा। तो दो फोर्स लगेंगे, एक मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड इसी टाइम पे है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती जाएगी। और ये जो केस है बेटा ये सर्कुलर मोशन वाला केस है, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो इसका जो सर्कुलर मोशन है वो इस साइड ऐसा होने वाला है, केवल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की देखी जाए तो। लेकिन चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स पे लगेगा तो इस डायरेक्शन में ये पार्टिकल मोशन करने लग जाएगा। तो देखो जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आने लग जाएगी। तो देखो हो क्या रहा है, ऐसे तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन इस वेलोसिटी के कारण ये आगे मूव करने लग जाएगा। किसी टाइम t पर देखा जाए तो ये तो इसको सर्कुलर मोशन करा रही होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, इस डायरेक्शन में। और वो जो वेलोसिटी है उसके कारण जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो जीरो होगा, क्योंकि जो वो वेलोसिटी आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आएगी। तो उस वेलोसिटी के कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो जीरो होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल, बी और बी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स तो सिर्फ इस v के कारण लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो v है ये इसको सर्कुलर मोशन कराएगी, और जो दूसरी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगी वो मैग्नेटिक फोर्स के कारण नहीं लगेगा। तो इसका मोशन देखो कैसा हो रहा है, ये तो सर्कुलर मोशन ऐसे करा रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? इसको धीरे धीरे आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है।
लेकिन इस बार ये एक्सेलरेट कर रही है, ये हेलिक्स तो बन रहा है, लेकिन इसकी जो पिच है देखो इस बार यूनिफॉर्म नहीं रहने वाली। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। तो देखो वाईजेड प्लेन में तो ये सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में ये आगे की तरफ मूव करता हुआ जाएगा। तो इसका जो मोशन है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे रेडियस जो है इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे, शायद तुम्हें दिख रहे हो रेडियस बढ़ती हुई। तो डायग्राम ऐसा ही बना है अपना, अच्छे से बनाते हैं। ऐसे इस साइड जो रेडियस है वो सेम रहेगी, लेकिन जो पिच है वो बढ़ती चली जाएगी। ये जो पिच है यहां पे जो ये पार्टिकल यहां से पहली जो यहां पे ये आकर के यहां आएगा, ये पिच, इसको मैं बोलूं ये P1 आएगी, इसके बाद नेक्स्ट वाली जो आएगी ये P2 आएगी, फिर नेक्स्ट वाली जो आएगी वो P3 आएगी। पिच ये ऐसे आएंगे, तो इसकी पिच बढ़ती चली जाएगी। तो पाथ जो है वो हेलिकल होगा विद इंक्रीजिंग पिच। हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच, इसकी जो पिच है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाएगी। अब देखो यदि हम बात करें P1 कितना होगा, तो देखो x डायरेक्शन में जो इसका एक्सेलरेशन है दैट विल बी इक्वल टू QE अपॉन m, x डायरेक्शन का इस डायरेक्शन में, और इनिशियल जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में वो है 0। तो P1 जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन x डायरेक्शन इन वन कंप्लीट रोटेशन। पिच को हम कैसे कहते हैं कि यहां से पार्टिकल जब एक कंप्लीट रोटेशन करके वापस यहां आएगा तो x डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पिच है। तो हम कहेंगे पहले रोटेशन में जो ये पार्टिकल जितना शिफ्ट हुआ है ये पहली पिच है, दूसरे रोटेशन में ये जितना शिफ्ट हुआ है वो दूसरी पिच है। ये तो एक्सेलरेशन हो गया। टाइम पीरियड की यदि हम बात करते हैं तो रेडियस की बात करते हैं। रेडियस ऑफ जो हेलिक्स होगी दैट विल बी कांस्टेंट। जो रेडियस रहेगी ये कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, सिर्फ पिच इंक्रीज होगी। रेडियस जो है वो उस वेलोसिटी के कारण है, और ये जो वेलोसिटी है ये चेंज नहीं होगी। रेडियस विल बी इक्वल टू mv अपॉन qb एंड टाइम पीरियड of rotation will be equal to 2 pi m upon qb that is independent of velocity। ये इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है। तो P1 जो होगा बेटा, तो ut तो हो गया 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है 0, ut प्लस हाफ ए हो जाएगा QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर, और t हम निकाल चुके हैं, ये इसका पिच हो जाएगा P1। P2 जो होगी उसके लिए देखो मैं क्या करता हूं, हम कहेंगे यहां से टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस ऑफ रोटेटिंग टाइम, टाइम पीरियड के डबल टाइम में जो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा उसमें से जो टाइम पीरियड वाला डिस्प्लेसमेंट उसको माइनस कर देंगे। मतलब यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस में से P1 माइनस कर देंगे। तो देखो ये हो जाएगा हाफ QE अपॉन m इंटू 2t स्क्वायर, ये टोटल है, इसमें से माइनस कर देंगे 2t का होल स्क्वायर, ध्यान रखना, माइनस t स्क्वायर। तो P2 will be equal to half QE by m into 4 minus 1 3t square, that will be equal to 3 times of P1। ऐसे P3 निकालोगे that will be equal to 5 times of P1। तो देखो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 जो है ये आने वाला है 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 ऐसे ओड वाला। देखो ऐसा हमने मोशन इन 1D में भी देखा था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में भी देखा था कि जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस टेबल का जो रेशियो होता है दैट विल बी इक्वल टू 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 ओड नंबर्स का रेशियो होता है।
तो ये इसकी बात होगी पिच के बारे में। तो ये बेटा ऐसा है कि इस साइड में इसकी जो पिच है वो टाइम के साथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन रेडियस में कोई चेंज नहीं आएगा और एक कंप्लीट रोटेशन के टाइम पीरियड में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो गया सेकंड केस, इसको नोट कर लो। और एक्स का किसी टाइम टी पर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं हम। एट t इक्वल टू टी, यदि हम बात करें vx विल बी इक्वल टू, देखो x डायरेक्शन में तो v इज इक्वल टू u प्लस at, तो 0 प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी। और जो vy vz हैं वो वैसे ही होंगे बेटा जैसे हमने अभी उस केस के लिए देखे थे हेलिक्स के लिए, ऐसे z डायरेक्शन है तो vy जो है वो उस साइन q का वेलोसिटी का ऊपर वाला कंपोनेंट मतलब कोस आएगा, v कोस क्यू बी बाई एम इंटू टी, और vz जो है वो माइनस का v साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी, जैसा भी हमने निकाला था y और z की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। हाँ वहां पे ध्यान रखना हमने v कोस अल्फा और v साइन अल्फा ले रखे थे, यहाँ वो v कोस अल्फा v साइन अल्फा अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ये पहले से इसके परपेंडिकुलर दे रखा है तो उसी को लिख देंगे। ऐसे हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं जैसे हमने पहले एलिक्स के लिए लिखा था, सेम वैसे कोई चेंज नहीं है, केवल एक्स डायरेक्शन में चेंज आएगा और वो एक्स डायरेक्शन में तो हम एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। तो ऐसे हम ये सारी चीजें इस केस के लिए निकाल सकते हैं। स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट करो। लिख लिया हो बेटा? देखो ये था जब परपेंडिकुलर फेंक दिया जाए। नेक्स्ट तो है किसी एंगल पे भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो वापस से देखो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लिए जाएंगे, एक कंपोनेंट इसको सर्कुलर मोशन कराएगा और जो दूसरा कंपोनेंट है उस डायरेक्शन में इसका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। बस चेंज सिर्फ ये आने वाला है, वो जो कंपोनेंट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी एक्स डायरेक्शन में, जैसे इसमें इनिशियल एक्स डायरेक्शन में 0 थी, यदि कंपोनेंट लेंगे तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, वापस से एक हेलिकल पाथ बनेगा विद इंक्रीजिंग पिच, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो केस देते हैं ये लेते हैं क्रॉस फील्ड वाला। क्रॉस फील्ड ये ऐसा है मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसको क्रॉस फील्ड बोल देते हैं हम। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और जो पार्टिकल है उसको भी सपोज हम परपेंडिकुलर फेंक रहे हैं, ऐसे मान लो ये वाला केस ले रहे हैं, E इज परपेंडिकुलर टू B इज परपेंडिकुलर टू V, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस केस में देखो क्या होता है, जैसे हम एक केस ले लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में ऐसे इनटू द प्लेन है, यहां से चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में डाउनवर्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में। पॉजिटिव चार्ज है m मास का, इसको प्रोजेक्ट कर दिया हमने इसके परपेंडिकुलर, मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी इधर है, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। अब इसका मोशन के बारे में यदि बात करें तो देखो यहां पे तीन पॉसिबिलिटी आती है। पहले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लिखते हैं किधर किधर आ रहा है। मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो V इधर है और B अंदर है, तो V क्रॉस B ऊपर की तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स ये बन जाएगा इधर की तरफ, ये है मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा इधर की तरफ, ये होगा F इलेक्ट्रिक, ये फोर्स। तो देखो केस 1 कंसिडर करते हैं, ये है व्हेन F
मैग्नेटिक इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल। मतलब क्यू वी इंटू बी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो क्यू तो कैंसिल हो गया, तो यहां से v इज इक्वल टू आ गया e अपॉन बी। तो यदि इस पार्टिकल की वेलोसिटी e अपॉन बी के रेशियो के इक्वल होगी तब ये वाला केस बनेगा। और इस वाले केस में सोच के देखो होगा क्या, जब दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो गए तो नेट फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। तो बेटा ये जो है नेट फोर्स, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो इस केस में एफ नेट जो है वो जीरो हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा नीचे लिखना चाहता हूं, केस 1 हम ये लेते हैं एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, मतलब नो डेविएशन। मतलब यदि नेट फोर्स जीरो होगा तो ये पार्टिकल सीधा का सीधा आ जाएगा ऐसे, इसके पास में कोई डेविएशन ही नहीं होगा, एज इट इज ऐसे मूव करके आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल हो गई। तो नेट जीरो मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल है, मींस Q इंटू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई है, Q कैंसिल हो गया तो वेलोसिटी जो है E अपॉन बी के इक्वल है। तो नो डेविएशन का केस है, मतलब यदि इस पार्टिकल को इस वेलोसिटी से E अपॉन बी के रेशियो के इक्वल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में तो ये सीधा का सीधा निकल जाएगा, इसका कोई डेविएशन ही नहीं होगा। इस केस को बोलते हैं कि वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं इसको। एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, ऐसा डिवाइस बनाया जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर, देखो नाम से पता चल रहा है वेलोसिटी सेलेक्टर मतलब वेलोसिटी सेलेक्ट करने के काम आता है। मान लो अपने पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं जिनको यहां से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहां से जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें सिर्फ एक फिक्स वेलोसिटी चाहिए, जो भी वेलोसिटी हमें चाहिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कुछ इस हिसाब से सेट करेंगे कि उनका जो रेशियो है वो उस वेलोसिटी के इक्वल आ जाए जो हमें चाहिए, E अपॉन बी वेलोसिटी के इक्वल आ जाए। तो जब इसको इसमें से प्रोजेक्ट किया जाएगा तो जो वेलोसिटी इसके इक्वल होगी वो पार्टिकल इस फील्ड को क्रॉस करता हुआ आगे आ जाएगा। तो यहां जो पार्टिकल हमें मिलेंगे वो पार्टिकल जो सारे होंगे वो इक्वल वेलोसिटी आएगी उनकी, v इक्वल टू E अपॉन बी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्ट करने के काम आता है। जो वेलोसिटी मेरे को चाहिए वो रेशियो में यहां से बना लूंगा और वो वाले पार्टिकल आगे आ जाएंगे। बाकी पार्टिकल का क्या होगा वो हम दूसरे केस से देखते हैं। केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड लेते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स बड़ा हो जाए इलेक्ट्रिक फोर्स से, मैग्नेटिक फोर्स बड़ा हो जाए इलेक्ट्रिक फोर्स से, मतलब क्यू वी बी बड़ा हो जाए क्यू इंटू ई से। तो इस केस में वेलोसिटी बड़ी होनी चाहिए ई बाई बी से। मतलब जिन पार्टिकल की वेलोसिटी ई और बी के रेशियो ई अपॉन बी से ज्यादा बड़ी होगी तो ज्यादा वेलोसिटी वाले जो पार्टिकल हैं उसका मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा, इसके कारण वो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब पार्टिकल ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और केस थर्ड लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से कम है तो इस केस में वेलोसिटी जो है वो लेस देन ई बाई बी आएगा, तो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये केस 1 है, ये केस 2 है और ये केस 3 है। इस केस में वेलोसिटी ग्रेटर देन ई अपॉन बी है, इस केस में वेलोसिटी लेस देन ई अपॉन बी है और इस केस में वेलोसिटी इक्वल टू ई अपॉन बी है। तो ये जो डिवाइस होता है, पहला जो केस है ये वेलोसिटी सेलेक्टर वाला केस है। तो ध्यान रखना वेलोसिटी सेलेक्टर में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और पार्टिकल को इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, जिस पार्टिकल की वेलोसिटी E अपॉन बी के इक्वल है वो तो आगे आ जाएगा और बाकी जो पार्टिकल है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द प्लेन है, उधर तो ये शिफ्ट होंगे नहीं। तो ये केस है 3 डिफरेंट जब दोनों फील्ड जो है म्यूचुअली एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल को हम ऐसे प्रोजेक्ट करने के बजाय किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करें।
एंगल पे प्रोजेक्ट करने पे भी वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उसके दो कंपोनेंट लिए जाएंगे वेलोसिटी के। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, दूसरा आएगा इस डायरेक्शन में। तो देखो इसके कारण इसका जो मोशन है थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, उसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम ऐसे उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आगे एक क्वेश्चन के थ्रू उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इसको नोट कर लो। ये वेलोसिटी सेलेक्टर वाला केस है बेटा, लिख लिया होगा बेटा। तो देखो एक होता है साइक्लोट्रॉन। चलो हम ऐसा करते हैं, साइक्लोट्रॉन और कुछ इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ओके, इनके अच्छे से प्रैक्टिस करो। इनके पास के कैसे हमने पोजीशन वेक्टर निकाले, कैसे किस टाइम टी पर वेलोसिटी लिखी है, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। ओके, थैंक यू।